अवेलेबल नहीं है, वो लंबा काम होता है, तो आप प्रॉपर क्लास अटेंड करें, ठीक है जी। अब देखिए इसमें, तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सर्टेन मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी एक स्पेसिफिक यानी सिंगल डायरेक्शन भी होगी। अब देखिए ये बात अगर उसने ऐसे हमें कही है, तो वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली एक, जरा देखिएगा, वेक्टर को डायग्रामेटिकली बच्चों याद रखें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो इन द मिडल, इससे शो किया जाता है। देखिए अगर मैं इस वेक्टर को, अब ये ए बी पूरा का पूरा एक वेक्टर है, ठीक है, हम इस ए बी को एक वेक्टर मानते हैं। अब याद रखिए कि ये जो इसका साइज है, यानी देखिए ये जो इस वेक्टर की जो ये लंबाई है, ये जो लेंथ है, ठीक है, प्रीवियस पेज यही है जी इसका, ये जो इस वेक्टर की लेंथ है, ये लेंथ असल में इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस लेंथ को, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इसको मैग्नीट्यूड का खिताब देते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो साथ इसके एक ये लगा हुआ है, ये जो एरो, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। तो कीप इन माइंड बच्चों, ये दो चीजें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से की जाती है विद एन एरो इन द मिडल। तो एरो तो आपको डायरेक्शन बताता है उस वेक्टर की, और लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है। अब हम लोगों ने कॉलम वेक्टर्स के किस्से में ये सारी बात मुकम्मल कर ली थी लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये चैप्टर समझे आधा आपका पहले से हुआ हुआ है थ्रू मैट्रिसेस एंड थ्रू कॉलम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। अब हम उससे अगली हाफ वे कहानी पे जाएंगे। तो ये चीज समझिए कि देखिए एक वेक्टर को हमेशा हम एक एरो की लाइन से शो करते हैं, यानी वी शो अ वेक्टर थ्रू द हेल्प ऑफ अ लाइन विद एन एरो इन द मिडल। तो याद रखिए द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ये नहीं, ये वैसी एक प्रीवियस डेफिनेशन रिकॉल दे रहा था व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। आई वाज जस्ट टेलिंग यू दिस। लिख लिया जी, चलिए। तो याद रखें बच्चों कि वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा याद रखें कि वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस लाइन की जो लेंथ होगी ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। याद रखिए ये बात, इधर हम साइड पे इसको लिख भी लेते हैं ऐसे करके। एक सेकंड जी, ये पेन थोड़ा सा चार्ज हो जाए। बार ये पीछे वाली डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। जी ये मैंने कोई मेरा ख्याल 2 दिन से चार्ज नहीं किया हुआ शायद, इसलिए। बार आप लोग ये जल्दी से पीछे डेफिनेशन कॉपी कीजिए कि वेक्टर इज सच अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी इट हैज अ सर्टेन साइज और अमाउंट एंड विल हैव अ स्पेसिफिक या सिंगल डायरेक्शन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हमेशा एक एरो से होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है,
ये हाथ से लिखा नहीं जा रहा मेरे ख्याल है, इस पे हाथ से नहीं लिखता। बस हो जाएगा अभी 1-2 मिनट में, इसका बड़ी जल्दी चार्जिंग होती है। 9% होगी। तो जी बस आज हम इस चैप्टर के हाफ वे मार्क तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बियॉन्ड पर लेट्स सी आगे चलते हैं। पहले जरा ये देखते हैं। चलिए जी, मैं जरा साथ साथ करता हूँ इसको। तो अब ये मैं कह रहा था कि द लेंथ ऑफ द लाइन, याद रखिए कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर लाइन है ये रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैं लिखवा रहा था कि लेंथ ऑफ द लाइन आपको मैग्नीट्यूड बताएगी, और बच्चों ये जो एरो है ये आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो कीप इन माइंड कि लेंथ ऑफ द लाइन will give you the magnitude and the arrow will give you the direction. तो लेंथ ऑफ द लाइन उसका मैग्नीट्यूड यानी साइज बताएगा, और एरो उसका डायरेक्शन ये बताएगा। ठीक, ये जरा आप लिखिए जल्दी से। चलें, अब जरा बच्चों आइए, तो यहां तक आप सब लोगों को वेक्टर का ये समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ये जो एरो है बच्चों, गौर से देखो, ये जो एरो है, जहां से एरो स्टार्ट होता है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जहां पे ये वेक्टर एंड होता है एरो, तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट। आपको याद है एक बात बताई गई थी कि हमेशा वेक्टर का जो नाम है, देखिए एरो को देख के इस वक्त ये वेक्टर जाहिर है ए टू कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंडिंग पॉइंट। तो मैं इसका जो नाम लिखूंगा, आई विल राइट इट एज ए बी लिखकर इसके ऊपर हम ऐसे एरो हेड बनाएंगे। ठीक है जी। जी वही स्टोरी है, सिर्फ इसका एक कनेक्टिविटी हमने देखना है, इसकी आधी बुनियादें हम पीछे करके आ रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू लिंक इट विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो याद रखिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन लाइक दिस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए बच्चों कि अगर ऐसा हो, सपोज दिस इज अ वेक्टर लाइन एंड दिस इज ऐसे करके, इस वेक्टर का नाम क्या होना चाहिए? इस वेक्टर का नाम क्या होगा, जरा बताइए। जी बिल्कुल सही है। देखिए अब इस एरो पे गौर से देखो कि इस एरो को देखकर हमें समझ आ गई कि डी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सी इज द एंडिंग पॉइंट। तो ये वेक्टर डी से जा रहा है सी की तरफ। सो वी आर गोइंग फ्रॉम डी टुवर्ड्स सी, तो इसका नाम डी सी लिखकर हम ऊपर एक एरो हेड डाल देंगे। ठीक है, डी सी का मतलब हम इसमें डी से सी की तरफ जा रहे हैं, और डी सी के ऊपर हम एक एरो हेड सा यूं लगा देंगे। इसमें कोई क्लैरिटी प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो इसका नाम डीसी ऐसे करके होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर ऐसे एक वेक्टर हो, मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर है, इसका नाम क्या रखेंगे? यस, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इज क्यू एंड द एंडिंग पॉइंट इज पी। तो इसका नाम हम क्यू पी लिखकर
एरो हेड यूं लगाएंगे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेल हिम कि हम क्यू से जा रहे हैं टुवर्ड्स पी, क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं। तो एरो आपको जिधर ले जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखते हैं, एंडिंग पॉइंट बाद में, तो वी आर गोइंग फ्रॉम क्यू से पी की तरफ, तो इसका नाम क्यू पी होगा। ठीक है, पी क्यू ना कर देना कहीं, तो अल्फाबेटिकली नहीं चलना होता। तो इसमें आपने ऐसे एक वेक्टर बनाना। ये क्लियर है सबको? चलिए एक बार मोहम्मद ऑन ऑफ करके क्लास को देखें जरा, वो नेट को अपने ऑन ऑफ करके देखें, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब जरा आइए अगली एक बात की तरफ के, अगर हमें इस तरह से ये एक पूरी सिचुएशन उसने दी भी हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? अब आपने ये सोचना है सबसे पहले, तो ये तो नेमिंग ऑफ वेक्टर्स हो गई। क्लियर हो गया ना कि वेक्टर को हमेशा हम नेम कैसे करते हैं, किस से किस में हमने जाना। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जब आपने वेक्टर्स की नेमिंग सीख ली, तो अब जरा आइए नेक्स्ट बात की तरफ कि आप सब लोगों को इक्वल वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? देखिए याद रखें, दो वेक्टर्स आर कंसिडर्ड इक्वल। दो वेक्टर्स कंसिडर्ड तब इक्वल होंगे, two vectors are considered equal when they have the same magnitude, when they have the same magnitude and same direction। याद रखिए बच्चों के किसी भी वेक्टर का, रिमेंबर किसी भी वेक्टर में को दो वेक्टर्स को इक्वल तब कंसिडर किया जाता है when they have the same magnitude and same direction। जब उनका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स मानेंगे, वरना इक्वल वेक्टर्स नहीं मानते। तो ये डेफिनेशन लिखिए जल्दी से कि दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी डायरेक्शन सेम होगी। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर फर्ज करो ये एक वेक्टर है ए बी, एंड सपोज ये एक वेक्टर है सी डी, दिस इज केस वन। ठीक है जी, एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है सी डी। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं कि नहीं? पैरेलल का तो बाद में देखेंगे, पैरेलल भी ऑब्वियसली हैं, बट क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। देखिए आप गौर से देखो कि इस वाले वेक्टर ए बी का साइज और सी डी का साइज, क्या दोनों का साइज बराबर है, लेंथ बराबर है? मैग्नीट्यूड लेंथ को कहते हैं। ठीक, यानी इन दोनों वेक्टर्स का देखो ये जो लेंथ है ये बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम ही है कि नहीं? तो ये दोनों क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं ना। ये देखिए, हम इधर बोलेंगे कि ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू सी डी का वेक्टर। ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, सी इनका सेम मैग्नीट्यूड है और इनकी सेम डायरेक्शन है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम। तो ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, मुझे बताइए जरा केस टू में क्या आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को इक्वल मानेंगे?
इज दिस ए बी एंड सी डी इक्वल? नो, बिल्कुल सही है। वजह देखिए जरा, देखो इनका डायरेक्शन तो सेम है, एरो एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में देखिए फर्क है। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू पे कट मारने का मतलब है इज नॉट इक्वल टू सी डी वाला वेक्टर। ठीक है, बिकॉज ये क्यों सेम नहीं है, बिकॉज देखिए इनका डायरेक्शन भले सेम हो, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है दैट इज डिफरेंट। तो जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि फिर ये इक्वल नहीं होगा। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर? अब आइए जरा नेक्स्ट, केस 3 के ऊपर देखो जरा। सपोज ये एक वेक्टर ए बी है और ये एक वेक्टर सी डी है। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे? देखिए अब इनका ना तो डायरेक्शन सेम है, एक इधर जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, ना डायरेक्शन सेम है और ना इनकी लेंथ देखो सेम है। तो हम इधर भी बोलेंगे, विल से कि ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, बिकॉज ना तो इनका देखिए डायरेक्शन भी इनकी डिफरेंट है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का डिफरेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखें दो वेक्टर्स इक्वल तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम होंगी तो आप उन्हें इक्वल वेक्टर्स मानोगे बच्चों, वरना आप इक्वल वेक्टर्स उनको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उनको आपने इक्वल वेक्टर्स नहीं मानना। तो ये बात वैसे एक समझने वाली है, इसको ना लिखें तो कोई इतना मसला नहीं है, डेफिनेशन बस समझ लें। अच्छा, वेक्टर्स के चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों एक काम, फायदा ये है, देखो इस चैप्टर में टाइम क्यों कम लगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में जो एक कहानी पढ़नी थी ना, कॉलम वेक्टर्स, वो बात असल में हमने सीखनी थी। और उम्मीद है कि आपको कॉलम वेक्टर्स अब मुझे दोबारा रिकॉल रिवाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवाही डालें, कॉलम वेक्टर्स आप सब लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो उस वक्त आप समझ रहे थे, हमने इसलिए तफसील से, जी ये सारे आपके मैसेजेस इधर मुझे आ रहे होते हैं, जरा प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें। जी बताता हूँ, चलिए। तो कॉलम वेक्टर्स को अब हम दोबारा नहीं कर रहे, मैं सिर्फ डायरेक्ट इसके आ रहा हूँ टॉपिक पे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स कैसे करते हैं। देखो असल में ये हरकत आपने मैट्रिसेस में भी सीख ली थी। जरा देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, हम एक एफएक्यू पे आते हैं जी। देखिए फर्ज कीजिए अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी 3 and -4 और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है सी डी -5 and 7 और एक और वेक्टर दिया हुआ है ई एफ सपोज 4 and 2। ठीक है,
ये लिख लो आप। ए बी का एक कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, सी डी एक कॉलम वेक्टर दिया हुआ है और ई एफ एक दिया हुआ है। तो वो हमसे कहता है फाइंड ए पार्ट में फाइंड ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ ये आप कैसे ढूंढेंगे? देखिए इसमें एक सिंपल सी 2 मार्क वर्किंग क्या करनी है आपने, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। मुझे ये बताएं बच्चों कि ए बी को तो मैं उसके नीचे यूं लिख लूंगा, ए बी का वेक्टर 3 एंड -4 प्लस, अब सी डी का वेक्टर उसके नीचे लिखेंगे। सी डी का वेक्टर क्या है? -5 एंड 7 और प्लस ई एफ जो है, ई एफ का क्या लिखेंगे? -4 एंड 2। ई एफ का हम ये लिख लेंगे, ठीक है जी। तो सीधी बात है, मैट्रिसेस में जैसे नहीं करते थे? जी बिल्कुल आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। तो ए बी इधर, सी डी इधर और ई एफ इधर। बच्चों आप एक बात बताइए, हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, याद है कि जब भी, असल में देखो गौर करो, आप सब नोटिस करें, कॉलम वेक्टर बेसिकली एक 2x1 का मैट्रिक्स नहीं। आप सब अग्री करते हो बच्चों के एक कॉलम वेक्टर बेसिकली 2x1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स नहीं होता? देखे ना, इसमें 2 रोज होती हैं और एक कॉलम होता है, याद है? तो कॉलम वेक्टर इसका एक यूनिक अलग नाम है, उसमें याद है इसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं, इसको वाई कंपोनेंट कहते हैं। ये हमें मूवमेंट इन द एक्स एक्सिस बताता है, ये हमें मूवमेंट इन द वाई एक्सिस बताता है। ये सारी कहानियां तो क्लियर है ना, बताने की जरूरत तो नहीं। तो बच्चों एक बात बताओ, जब इस तरह से कॉलम वेक्टर्स ऐड हुआ करेंगे तो क्या आप ये रूल मैट्रिसेस वाला याद रखोगे कि x component, see this x component will add up with the x component and this will further add up with the x component। सारे x components देखिए ऐसे आपस में खुद add up होंगे और सारे y components आपस में ऐसे add up होंगे। तो x components आपस में और y components आपस में, ठीक है, क्लियर है? तो अब ये काम भी समझो पहले से ही किया हुआ है हमने। तो देखिए ये आएगा 3 प्लस, ब्रैकेट लिख देंगे -5 प्लस 4। ये समझ रहे हो कि देखो ये 3 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 4, इन सारे x कंपोनेंट्स को देखिए, सारे के सारे x कंपोनेंट्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे और नीचे सारे के सारे y कंपोनेंट्स ऐसे आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो ये ऐसे करके हम लिखेंगे कैसे कि ये आएगा -4 प्लस 7 प्लस 2। क्यों बच्चों? नेक्स्ट लाइन में अब आप यूं लिखोगे कि ये 3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5 प्लस 4 और ये आएगा -4 प्लस 7। चलो एक ही इकट्ठा काम करते हैं। अब ये कितना आता है हमारे पास, 3 - 5 होगा कितना, -2 प्लस 4 और ये -4 प्लस 7 कितना होता है, ये 3 प्लस 2 होता है। तो अब फाइनली बनेगा ये -2 प्लस 4 इज अ 2 एंड 3 प्लस 2 इज अ 5। तो ये आपके पास एक इस तरह से जवाब यूं निकल आएगा, ठीक है। अच्छा आप पूछ रहे हो व्हाई डू वी ऐड देम, बिकॉज ही आस्क्ड यू टू ऐड देम, कि नहीं? उसने हमें ऐड करने को बोला है, सी ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ये हम आगे देखेंगे कि इसका डायग्राम्स में क्या पर्पस है, मैं आऊंगा उसमें। बच्चों ये क्लैरिटी है सबको? कोई मसला? मतलब सिंपल एडिशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स तो हमें आनी चाहिए, ठीक है।
जी स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर इसी के बी पार्ट में वो कहता, सपोज कि वो कहता है ए बी माइनस सी डी माइनस ई एफ। अब ये जरा आप लोग 2 मार्क्स के लिए करें, ए बी माइनस सी डी माइनस ई एफ। जी बिल्कुल, कॉलम वेक्टर्स में हमेशा 2 रोज और एक कॉलम होता है, ठीक है। ये असल में ना एक मैट्रिक्स ही है, कॉलम वेक्टर एक्चुअली एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2 into 1। नहीं, ये P1 में है तो कैलकुलेटर्स के बगैर कर। तो देखिए आपने ए बी सी डी और ई एफ। अब ए बी का कॉलम वेक्टर क्या है, माइनस सी डी का इधर लिखेंगे, माइनस ई एफ का इधर लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी इज 3 and -4। सी ए बी का कॉलम वेक्टर 3 and -4, तो इस ए बी की जगह आप डालेंगे 3 and -4, फिर माइनस बीच में यहाँ छप गया। अब हम किसको करेंगे, सी डी क्या है, देखिए सी डी इज -5 and 7, तो सी डी इज -5 and 7, फिर यहाँ पे माइनस आ गया। और अब ई एफ क्या है, सी ई एफ इज 4 and 2, तो ई एफ हम लिख देंगे यहाँ पे 4 and 2। तो बच्चों अब हम इसको कर सकते हैं ना, कि देखिए ये और ये तीनों आपके पास x कंपोनेंट्स हैं, तो ये आएगा 3 माइनस -5 -4, और इधर ये क्या आएगा, -4 -7 -2, तो सी इट विल बी -4 -7 -2, ठीक है। तो अब ये कितना आना चाहिए, ये आएगा 3 माइनस माइनस +5 -4, और ये आएगा -4 -7 -2, ठीक है जी। तो ये आएगा इस तरह से करके। तो अब फाइनली अगले स्टेप में क्या बनेगा, 3 + 5 is 8 -4, अच्छा ये आएगा -4 -7 is -11 -2। अब 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है, और -11 -2 क्या होता है, -13। तो ये आ गया आपके पास इस तरह से करके, क्यों जी। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल यार, वही प्लस माइनस है भाई जो सीखा हुआ है। अभी मैं आपको इसकी ना डायग्रामेटिक एप्लीकेशन बताऊंगा, ये फिलहाल एक इस चैप्टर का पहला हाफ है। अच्छा जी, अब आप लोग जरा एक हेडिंग पे आइए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर समझ आया कि आपने क्या करना है, आपने बेसिकली एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड करने हैं सारे, और वाई कंपोनेंट्स आपस में सारे ऐड करने। चलिए अब जरा आए, मल्टीप्लाइंग a multiple with a column vector, multiplying a multiple with a column vector। देखिए बच्चों, आप अब कैसे एक मल्टीपल को कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मकसद ये है, इसको भी हम एक FAQ से समझ लेते हैं कि कैसे अब एक मल्टीपल जो है किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। सपोज एक कॉलम वेक्टर है, मिसाल के तौर पे 3 and 9, ठीक है, 3 and 9। सपोज वो हमें कहता है फाइंड ए पार्ट में 2AB,
ये कैसे ढूंढेंगे? 2ab, इसका मतलब है कि आपने 2 टाइम्स ab का कॉलम वेक्टर 3 और 9, देखिए 2 की जगह 2 आ गया और ab की जगह उसका कॉलम वेक्टर ab। ठीक है जी, ये मेट्रिसेस के थ्रू ये सारी बातें पढ़ के आए थे। मैं सिर्फ अब इसको कॉलम वेक्टर्स के साथ रिलेट कर रहा हूं क्योंकि आगे ये चैप्टर पूरा इसी के चलेगा। ठीक है, अच्छा बताइए जरा, अब ये कितना आएगा जवाब? आपको पता है ना कि ये 2 जो है, रिमेंबर ये जो 2 है बाहर, ये इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 9 से भी। तो 2 3 जार कितना आ जाता है? ये तो आ जाएगा 6। एंड देन ये देखिए कि ये 2 9 टाइम्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। तो 2 3 जार 6 आएगा और ये 2 9 टाइम्स 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वेक्टर बना ये 6 एंड 18 है। वेक्टर आपके पास आएगा 6 एंड 18, तो ये वेक्टर आएगा 6 एंड 18 का। यहां तक क्लैरिटी है सबको? तो ये वेक्टर आएगा 6 एंड 18। क्यों जी, यहां तक कोई मसला? चलिए, अब आइए, जब ये ए पार्ट में 6 एंड 18 ऐसे आ गया, जरा अब आएंगे बी पार्ट की तरफ। सुनो, जी उसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बी पार्ट में सपोज, चले मैं इधर बी पार्ट कर देता हूँ। बी पार्ट में सपोज वो कहता है कि 1/3 ऑफ ए बी ये फाइंड करें। तो 1/3 ऑफ ए बी कैसे ढूंढोगे? जाहिर है 1/3 की जगह 1/3 आ जाएगा, n2 ए बी की जगह ए बी आ जाएगा, तो ये 3 एंड 9 है। ठीक है, अच्छा आपको याद है ये बात कि ये पूरा 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा 1/3 इस 9 से भी होगा। सी 1/3 इस 3 से भी होगा और 1/3 इस 9 से भी होगा। तो हम यूं कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 3 और ये आएगा 1/3 इंटू 9। ठीक है, तो अब ये 3 से गया 3 और ये 3 से गया 3, तो ये कितना आ गया? ये आएगा 1 एंड 3। क्यों जी? तो आपको ये बात मैट्रिसेस में सिखाई थी ना कि ये जो बाहर अमाउंट होती है ये बारी बारी इससे भी होगा और ये 1/3 इससे भी होगा। क्यों जी? तो ये आएगा हमारे पास 1 और 3 ऐसे करके। कोई मसला तो नहीं? क्यों जी? यहां तक सबको क्लैरिटी है? चलिए, अब हम चलते हैं अगले एक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाइंग विद स्केल मल्टीपल भी समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड, जरा एक हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर। देखिए बच्चों, आपको कॉलम वेक्टर यार ड्रॉ करना, उसका कॉलम वेक्टर लिखना लिखाना ये सब कहानियां तो पता है कि नहीं? जी बच्चों, मैंने आपको ये बहुत दफा बताया हुआ है ड्यूरिंग सेशन भी, एक दफा फिर बता देता हूँ। जैसे पिछले 20 सालों से होता रहा, ईयरलीज हम हमेशा 20 अप्रैल तक जब कोर्स वर्क हमारे होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानर्स,
तो मैं आपके साथ ईयरलीज शुरू करता हूँ लिखा के समझा के ईयर बाय ईयर फ्रॉम द 20th अप्रैल के बाद से। ठीक है, आप लोगों ने अभी आजकल में ना इनके नोट्स वोट्स पक्के करो सारे, जितना पिछला कोर्स है। ठीक है, हम लोग ये करेंगे कि इस कमिंग हफ्ते से ऑनलाइन जो ईयरलीज दिए होते हैं मंडे से हम शुरू करेंगे। आपको एक एक साल का पूरा प्लानर मैं दे दूंगा कि एक दिन मैथ्स का P1, एक दिन P2, इस तरह ना एक 2-3 साल के हम फॉर द सेक ऑफ रिविजन या वार्म अप हम वो करेंगे। तब तक आपके 20th अप्रैल तक ईयरली प्रिंट होके आ जाते हैं, वो आप फिर ऑफिस से ले लीजिएगा। फिर कोर्स वर्क खत्म होने के फौरन अगले दिन से फिर उन ईयरलीज के जो उनकी जो हार्ड कॉपीज हैं उस पेपर के ऊपर आपने उस पे फिर उनको सॉल्व करके एज अ ग्रैंड मॉक अपनी घर पे टाइमर लगा के हर साल जैसे बच्चे करते हैं, फिर मार्किंग स्कीमों से उसको चेक करना। ठीक है, बात समझ आ गई अब? नहीं, जो फाइनल आप उसके ऑन पेपर करोगे वो पेन से कर, क्योंकि एग्जाम भी पेन से होता है, तो फिर आपका वो मिटाने मिटूने वाला कॉन्फिडेंस ताकि बनता रहे। अब समझ आ गई है जी सबको क्लैरिटी से? क्योंकि ये बात बहुत दफा मैं कह चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो अभी आपने पूछा तो बता दी। ठीक है जी, ये प्लान होता है जी, दिस इज हाउ वी प्रोसीड एवरी ईयर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत सुकून से चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो बायो के कंप्यूटर्स के जैसे आपको टीचर्स कह रहे हैं उस तरह आप करें। ठीक है, बायो के भी ईयरलीज आ रहे हैं, उनके साथ ही आएंगे, तो फिलहाल ऐसे होता है। तो फिलहाल आपने ना इन दिनों में नोट्स रिवीजन पिछले कोर्स वर्क की, एफएक्यूज, कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन शीट्स, सब उनको पक्का करो। ईयरलीज पे आने का मतलब है नहीं, मॉक आज नहीं है, मॉक का मैं आपको डेट बता दूंगा, मंडे को ही मैं मोस्ट प्रॉब्ली अब सोच रहा हूँ कि मैं लूँ, क्योंकि फिजिक्स का आप लोगों का चेक हो चुका है, बस उसकी टोटलिंग और परसेंटेजेस लिस्टें विस्टें बन रही। ठीक है, तो वो जब आप मॉक के लिए आओगे तो उस दिन पर हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, वो आप व्हाट्सएप का इंतजार कीजिएगा, तैयारी रखिए। ठीक है जी, जी कंप्यूटर्स की ईयरलीज मेरा ख्याल आ चुकी है, मैं एक मिनट आज कंफर्म करके आपको व्हाट्सएप पे वो मैसेज भिजवा दूंगा, तो वो आगे फिर आप अपनी वो पुरानी रिसीट दिखाते जाएं तो वो फिर आपको मिलती जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब आए जरा यहाँ तक। सवाल था हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर। ठीक है जी बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर कैसे ढूंढा जाए? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये साइज होता है। जरा अब एक मिनट इस बात को आप इस तरह से समझिएगा, मैं आपको जरा इसको एक ग्रिड से ये बात समझाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड आप लिखना बंद कीजिए, आपने ये बात देखी। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ तेरी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे करके। ठीक, आप सब लोग मुझे ये बताइए कि इस वेक्टर ए बी का कॉलम वेक्टर क्या होगा, जरा बताएं। इस ए बी का कॉलम वेक्टर बस स्क्रीन से ओरल ओरल देख के बताएं। इसका कॉलम वेक्टर जो होगा, ए बी इसका नाम होगा, और कॉलम वेक्टर क्या होना चाहिए, जरा देखिए। देखो अब इसमें अगर गड़बड़ियां कर रहे हो ना तो फिर मसला होगा। देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना, याद है हमने स्टार्टिंग पॉइंट से जाना होता था कहाँ पे? हमने स्टार्टिंग पॉइंट से जाना होता था एंडिंग पॉइंट की तरफ। एरो क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग से एंडिंग जाना, तो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, हु इज द स्टार्टिंग पॉइंट? दिस ए इज गोइंग टू एक्ट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सी ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने इस ए से जाना है बी की तरफ। याद है एक राइट एंगुलर पाथ बनाना होता है, और पहले हम मूव करते हैं किस एक्सिस में? जरा गौर से देखिएगा, आपको ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन पहले एक्स एक्सिस में मूव करेंगे और फिर हम वाई एक्सिस में मूव करेंगे। ऐसा ही है, जरा अब एक मिनट सुन लीजिए। ना ना, कोई कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको सिर्फ सुनो, पेन्स डाउन और सिर्फ सुनो। तो मुझे ये बताओ बच्चों,
एक सेकंड आप देखना, मुझे ये बताइए कि ये जो ए बी का कॉलम वेक्टर बनता है ये कितना बनता है? जरा देखें आप, आपको 3 बॉक्सेस राइट पे जाना पड़ेगा और 4 बॉक्सेस आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप 3 बॉक्सेस राइट पे जाते हो तो आपका एक्स कंपोनेंट +3 होता है। जब आप 4 कदम ऊपर जाते हो तो आपका वाई कंपोनेंट 4 होता है। तो इस ए बी का कॉलम वेक्टर होगा 3 और 4। जी अब सुनना, जरा गौर से देखिए, ये 3 जो है, सी ये 3 इसका एक्स कंपोनेंट है और ये 4 इसका वाई कंपोनेंट। जरा ये देखिएगा, ये 3 इसका एक्स कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पे ये 3 लिख देता हूँ। डू यू ऑल एग्री? ये 3 यूनिट्स ये आ गए। और ये जो इसका वाई कंपोनेंट है ये कितना बनता है? ये 4 यूनिट्स बनता है। तो देखिए ये 4 यूनिट्स ऐसे आ गए। और अब मुझे गौर से देख के बताओ कि कॉलम वेक्टर्स में हमेशा किस किस्म का ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल। हमें बच्चों सुनना अब जरा, हमें इस ए बी वाले वेक्टर का क्या चाहिए था? इस ए बी वाले वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड से मुराद इस वेक्टर की क्या चीज है? इन शॉर्ट इसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस वेक्टर की जो लेंथ है, सी इस ए बी की, इस ए बी की जो लेंथ है ये वाली, इस ए बी की लेंथ को मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है। अब ये जहन में रखिए कि इस ए बी वेक्टर का कॉलम वेक्टर हमें मालूम है 3 और 4 है। मैं आपको अभी इधर एक सबूत सिर्फ दे रहा हूं बच्चों, सुनते जाइएगा। आपने इस प्रूफ को याद ना रखें, बेशक समझने के लिए देख लें। आपने एट द एंड सिर्फ क्या करना है, आप सुनना, जो फॉर्मूला फाइनल बनेगा ना वो आपने फाइंड करना। जी बिल्कुल इब्राहिम सही कह रहे हो। लेकिन अब जरा देखिए, मुझे ये बताओ बच्चों, वैसे गौर से देखें तो आपके पास ये एक्ट कर रहा है एज द बेस। ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है ना, उसमें आपको बेस गिवन है और उसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन। बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। आपने इसमें क्या फाइंड करना है? आपने इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, सी बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। रिमेंबर, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर गिवन है, आपने उसका हाइपोटेन्यूज ये फाइंड करना। तो मुझे बताओ कैसे करेंगे? सुनिए, गौर कीजिए कि आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, आपने उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। यस, तो हम एक काम करते हैं, गौर से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² = b² + p². Now this is a proof. Remember, proofs are just for your understanding at this level. अब मुझे बताएं हाइपोटेन्यूज में क्या लिखूंगा? हाइपोटेन्यूज तो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है ना, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो इधर मैं यूं कर लेता हूं कि ए बी का नाम लिख लेता हूं कि ए बी होल स्क्वायर। बेस कितनी है? अच्छा, इसको हम मान लेते हैं यहां से 3 का स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारी बेस हो गई और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस स्क्वायर को खत्म करना हो तो दोनों साइडों पे क्या ले लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। ये से कट जाता है तो आपके पास ए बी जो है वो क्या बचेगा? ए बी जो बचेगा वो अंडर रूट, एक मिनट में आपको सिर्फ एक सबूत दे रहा हूं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। क्या ख्याल?
आगे तो सॉल्व वॉल्व हो के ये जो भी आए वो अलग बात, लेकिन मैं आपको यहां से बच्चों जो ए बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहा था, सुनिएगा आप जरा। ए बी का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो तो ये निकलता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट का। जरा गौर से देखें, ये 3 कौन था? हु वाज दिस 3? ये 3 एक्स कंपोनेंट था ना, तो आप एक्चुअली यहां एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं ले रहे। फिर प्लस ये 4 कौन था? ये y था, तो क्या आप y कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं ले रहे? क्यों जी? तो सवाल ये था कि आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके आप यूं ले आएंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो, जरा गौर से देखिएगा, एक और छोटी सी सिंबॉलिक बात बता रहा हूं। कॉलम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का साइन पता है क्या होगा? ऐसे 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स, ऐसे 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स। यस, तो ये फॉर्मूला है। अब यही मैंने आपको बताना था कि आज से जब भी कॉलम वेक्टर का, किसी भी कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर ए बी, जिसका कॉलम वेक्टर यूं दिया हुआ हो एक्स वाई करके, तो आपने उस ए बी वाले वेक्टर का, देखिए आपने उस ए बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मुराद आपने यूं 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूं डालनी। मैग्नीट्यूड से मुराद है कि आपने ऐसे 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स डालनी। मैग्नीट्यूड से मुराद आपने इस तरह 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स डालनी। डू यू अंडरस्टैंड? मैग्नीट्यूड से मुराद आपने 2 ऐसे स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूं पुट करनी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपने 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स ऐसे पुट करनी। तो ए बी विल बी इक्वल टू, यहां से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये करके आ जाएगा। तो ए बी का मैग्नीट्यूड से मुराद आपने ए बी की 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स, ए बी का मैग्नीट्यूड यानी आपने 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स डालनी। ठीक जी, जैसे हम मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट ब्रैकेट्स डालते थे, याद है? वो उधर मैट्रिसेस के चैप्टर में ना ये डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट ब्रैकेट्स होती है, बट यहाँ मैग्नीट्यूड के लिए ये 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स होंगे। तो ये मैं सिर्फ एक सबूत दे रहा था आपको। इस सबूत को जानने की जरूरत सिर्फ बस समझने की हद तक जरूरी है, लेकिन आपने ये देखना है ना कि देखो ये जो x कंपोनेंट था इसका हमने इधर x का स्क्वायर लिया, प्लस पाइथागोरस में इधर y कंपोनेंट का इधर हमने स्क्वायर लिया, और उन दोनों पे अंडर रूट लगा। तो जब भी आपको इस ए बी कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो आप इसके x का स्क्वायर ले लें और इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उसको अंडर रूट कर दें, जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम में हम करते हैं। अब इसके एफएक्यूज पे हम आ जाते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए ये क्या बताया मैंने आपको कि ये साइन 2 स्ट्रेट ब्रैकेट्स मैग्नीट्यूड का साइन। सी दीज स्ट्रेट ब्रैकेट्स आर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है कि हमें ए बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ चाहिए था। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ हमने फाइंड करना। अब मुझे ये बताइए कि मैग्नीट्यूड यानी लेंथ आपने ढूंढना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? क्यों जी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, तो भाई ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आएगा।
आइए इस पे जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो किसी वेक्टर का लंबाई ढूंढनी हो, अब वो फर्ज करो कहता है आपको कि जी एक वेक्टर ए बी है, उसका सपोज यही हम कर लेते हैं पहले, चलो 3 और 4। एक वेक्टर है ए बी, उसका कॉलम वेक्टर है 3 और 4। वो आपसे कहता है कि फाइंड ए बी विद स्ट्रेट ब्रैकेट्स। तो अब इस स्ट्रेट ब्रैकेट्स का क्या मतलब होगा कि उसने हमसे इस ए बी का लेंथ पूछी है, तो बजाय इसके कि हम उसे ड्रॉ करें फिर उसका आप लंबाई नापें, एक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। ये बातें अब देखो आपने ध्यान में रखनी है। अब जो मैथ्स में रिवीजन शीटें बनाई हुई है और उसमें वो फॉर्मूला की लिस्ट है, उसमें ये फॉर्मूला भी ऐड कर देना। रोज का काम उन शीट्स में ऐड करते रहो बच्चों, ठीक है। जब आप लास्ट चैप्टर कर रहे होंगे शीटें तैयार हो जाएंगी। अब देखिए ए बी का आपने मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढना है। ए बी का मैग्नीट्यूड ढूंढने का टेक्निक ये है, स्क्वायर रूट। याद है ये एक्स कंपोनेंट है ना और ये वाई कंपोनेंट, तो आपने एक्स का स्क्वायर लेना है प्लस वाई का स्क्वायर लेना है। मेनली यार बस ये फॉर्मूला याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम वेक्टर जिसमें एक्स वाई दिया हुआ होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेट ब्रैकेट्स निकालना हो तो आप इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का बताता हूँ यूनिट्स क्या होंगे। यूनिट्स चूंकि ग्राफ के डब्बे हैं ना ये, तो अब आपने सबसे पहली लाइन में तो फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करनी है। देखिए एक्स कंपोनेंट 3 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट क्या है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक मार्क तो आपको मिलता है फॉर्मूला और वैल्यूज का, ठीक है। अच्छा तो अब ये कितना आएगा, देखिए ये 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। आगे तो सिंपल मैथ्स है। तो देखो इसलिए यार ये आखिरी आखिरी चैप्टर्स टाइम नहीं लेते, ना कोई इनमें अंडरस्टैंडिंग में मसला होता, बहुत इजी लगते हैं, हालांकि ये टफेस्ट चैप्टर्स माने जाते हैं, बट चूंकि बुनियादें बनी हुई हैं चीजें फिर इंशाल्लाह ठीक लगेगी। जी जी। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ए बी का फाइनल स्टेप में जो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ है वो निकलेगा 5 और लफ्ज लगेगा साथ यूनिट्स का। अच्छा यूनिट्स का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना ग्राफ का एक डब्बा उसकी जो लंबाई है वो 1 यूनिट होती है। इसका मतलब है यार इनसे एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसकी ग्राफ के 5 डब्बों जितनी लेंथ होगी। अगर आप ए बी को ग्राफ पे प्लॉट करें ना कॉलम वेक्टर को, तो इसका मतलब है कि उस वेक्टर की 5 ग्राफ के डब्बों जितनी लेंथ होगी। तो लफ्ज यूनिट्स लगेगा सर, मैग्नीट्यूड इज द लेंथ। तो ये उस लाइन की एक्चुअली ना ये 5 यूनिट्स उस ये लेंथ ऑफ ए बी निकला है। एक्चुअली ये उस ए बी के वेक्टर का लेंथ निकली, समझ आई, 5 यूनिट्स यानी ग्राफ के 5 डब्बों जितनी लेंथ इसकी होगी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? क्यों जी बताइए जरा। तो ये हमने उस फॉर्मूला का पहला सवाल किया। तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट इसको याद रखें, ये जो है नहीं ग्राफ पे नहीं 4 आएगा जी, जहन बना के देखो, पूरा 5 डब्बों जितनी लंबाई है उसकी। आप ग्राफ का एक डब्बा फुटे से नापो ना और फिर उस ए बी की लाइन पर रख के देखो, उस तरह के 5 डब्बे बनेंगे। आप डायगनल्स गिन रहे हो, डायगनल उसका डब्बा नहीं है, डब्बे की लेंथ या ब्रेड्थ जितनी 5 कह रहा हूं। अच्छा जी, खैर हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। जरा आप अगले एफएक्यू पे आइए। देखिए जी
जो अगला FAQ है बच्चों, नहीं ड्रॉ व्रॉ कुछ नहीं करना। सपोज वो आपको कहता है CD एक वेक्टर है 5 and -7, फाइंड ये ट्राई करो। इस चैप्टर का पहला हाफ बहुत आसान है, सेकंड हाफ भी आसान, उसमें सिर्फ बस एक टेक्निक समझनी है, वो बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि अब ये जो पोर्शंस रह गए हैं ये निहायत आप देखना ईयरलीज में भी करवाऊंगा, और देखिएगा इसमें कितना आसानी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, नोट्स पक्के हों। अब CD का मैग्नीट्यूड हम कैसे ढूंढेंगे? ये आएगा जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा इसमें, देखिए यार ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये आएगा -7 का स्क्वायर। तो ये अब कितना आता है? 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -7 का स्क्वायर आएगा कितना? -7 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 49 ही होता है, क्या ख्याल? समझ गए बच्चों? तो देखो ये फॉर्मूला और वैल्यूज का एक मार्क है, 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 49। तो अब कितना आता है जरा मुझे बताइए? 25 प्लस 49, कैलकुलेटर पे देखो, 25 प्लस 49 कितना है? 74। और ये कितना आएगा? तो देखिए ये आता है 8.602, वही 4 सिग्निफिकेंट छाप के तो 8.60 यूनिट्स। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ना CD, इसकी लंबाई ग्राफ के 8.60 डब्बों जितनी होगी, ये इसका लेंथ है। क्लियर है जी? अब जरा इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि देखें CD एक मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड लेंथ को कहते हैं। लेंथ हमेशा चीजों की क्या होती है? ये लेंथ निकली है, तो ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे स्क्वायर रूट के साथ इधर, चूंकि लंबाई है ना, तो CD की लंबाई है, तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव जवाब ही लिखा जाता है। याद है हमने पढ़ा था कि जो चीजें कोई लेंथ होगी तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो हम CD के इर्द गिर्द लाइंस क्यों डालते हैं? देखिए काम की बात मिस कर देते हो ना आप लोग। हमने ये पढ़ा ना बच्चों के, देखिए ये जो दो स्ट्रेट लाइनें होती है ना, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। दो स्ट्रेट लाइंस अराउंड AB मींस के ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। ठीक है, क्लियर है जी? जी जी बच्चों, इंशाल्लाह हाँ A लेवल्स पे आपको मैं पूरी करियर काउंसलिंग दूंगा, वो तसल्ली रखें। आप सवाल पूछ रहे हो तो इसमें बताऊंगा कि A लेवल्स में सब्जेक्ट कॉम्बो क्या लेना है, और आपको प्राइवेट करना चाहिए या स्कूल से करना चाहिए, आगे करियर क्या परस्यू करना है, किस तरह आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है, क्योंकि वो आपको मैंने साल पूरा पढ़ाया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, उसका भी टाइम है, पहले ओ लेवल्स करते हैं इंशाल्लाह, फिर साथ साथ मैं आपको ड्यूरिंग दिस सेशन भी थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा, ये रिलीज के दौरान भी। और इंशाल्लाह आपको पहले एक पेरेंट्स के साथ और फिर आप लोगों के साथ एक पूरा, हर बच्चे के साथ ना इंडिविजुअल मेरी और मेरी टीम का पूरा एक सेशन लगेगा, तो आपके साथ बैठ के इंशाल्लाह पूरी तफसीलात आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वो तसल्ली रखिए। देखिए इंशाल्लाह अब आपको मैंने कहा ना कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से थ्रू रिजल्ट्स भी साबित कर दिया है कि ए लेवल्स में भी एज लेना, ए स्टार्स लेना बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ टेक्निक आपकी दुरुस्त हो। ठीक है,
तो इंशाल्लाह टीम हमारी बड़ी चार्ज अप है, बड़ी ज़बरदस्त तजर्बेकार टीम है, और वो मेरी मुकम्मल हर वक्त मॉनिटरिंग में चीज़ें होती हैं, तो आप उसकी तसल्ली रखें। हो गया जी? चल, अब आइए नेक्स्ट में। अब बच्चों देखो, हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, बाकी आप तसल्ली रखिए, बिल्कुल कट कॉपी, ये गारंटी है कि कट कॉपी इसी क्वालिटी या इससे भी बेहतर क्वालिटी की इंशाल्लाह आपको ए लेवल्स में चीजें हम कराएंगे। उससे डरना नहीं है यार, वो थोड़ा सा बस जरा ए लेवल से ना आप लोग सीनियरों से सुन सुन के स्कूलों में, इधर उधर अकेडमीज में, तो वैसे एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है, इतना नहीं है। सिंपल टेक्निक रखें, जो आपको सिखाया जाएगा इसी फ्लो में चीज़ों को हम चलाएंगे, तो बहुत इंशाल्लाह आपको फायदेमंद लगेगा, बेहतरीन लगेगा। ठीक है, अब जरा आइए जी नेक्स्ट उस चीज़ पे, FAQ क्या है इस पे चलें, ब्रेक में भी रिमाइंड कराइएगा, फिर मैं उस वक्त आपको जवाब दे दूंगा। अब आइए सेकंड FAQ, वो कहता है कि जी एक वेक्टर है AB, सपोज ऐसे करिए P and 5, वो कहता है जी कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P given that AB straight brackets is 10 units. बताइए जी। जी इंशाल्लाह आपको पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी राय देंगे, आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। ब्रेक में करते हैं इसको भी डिस्कस। कहता है जी AB is P5, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P गिवन दैट AB का मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट्स। बच्चों आप लोग वो फ्लो देख रहे हो यार, बुनियादें सही हो तो मैंने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैथ्स में कुछ नया नहीं है, पुरानी बात है, सारी चीजें बस लिंक अप होके आती जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें तसल्ली रखो, ईयरलीज में इंशाल्लाह मैंने आपको कहा ना, आपको मजा आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पक्के किए हुए। एप्लीकेशन में आपको मैं इतनी जबरदस्त टेक्निकें बताऊंगा, आप हैरान होंगे, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, यार ये तो काम इजी हो गया। बट शर्त यह है कि चीजें याद रहें भाई, समझ कर, नोट्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूले, एप्लीकेशन, ये सब फिर आपको। अब देखिए, सुनना इधर सारे, कहता है कि ए बी का कॉलम वेक्टर है P and 5, ए बी का कॉलम वेक्टर है P and 5, ए बी का कॉलम वेक्टर है P and 5। कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, यानी इस P की कहता है पॉसिबल वैल्यूज ढूंढो गिवन दैट। इस जुमले का क्या मतलब है बच्चों, एक बात बताओ, ये 10 यूनिट्स क्या चीज दी हुई है हमें, ये 10 यूनिट्स क्या चीज दी हुई है हमें, मैग्नीट्यूड। तो अब जरा देखो, आप ये सोचिए कि ए बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं इधर यही फॉर्मूला लगाऊंगा ना, x² + y²। अब मुझे ये बताइए कि ए बी का मैग्नीट्यूड हमें ये दिया हुआ है, ए बी मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड विद एन एरो यू दिया हुआ है, इज इक्वल टू √x² + y²। तो गौर कीजिएगा आप कि ए बी का मैग्नीट्यूड की जगह 10 लिख दूं। सी, ए बी का मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ था ना, वो कह रहा है ये 10 यूनिट्स, तो ये रिवर्स मैथ चल रही है, समझ रहे हो कि अब वो अमाउंट मैग्नीट्यूड की दे रहा है, और अब इधर हमने वो पुट करना। अब x कितना है इसमें, सी ये px कंपोनेंट है और 5y कंपोनेंट, तो ये आएगा आपके पास p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही है।
तो मुझे ये बताइए, ये 10 आ रहा है, तो ये कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस 25। आगे की मैथ तो पता है ना। एक बात बताओ बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा? अलजेब्रा में पढ़ा हुआ था, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कटेगा क्या? ये नहीं कटता, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस या माइनस का साइन हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो ये रूट स्क्वायर से नहीं कट सकता। तो इसको खत्म करने के लिए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैंने क्या कहा था, पहले तो दोनों साइडों पे, आप दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। यस, तो ये शुक्र है आपको अब अलजेब्रा क्लियर है। तो ये आएगा 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो अब आप इसमें p की वैल्यू ढूंढेंगे, तो प्लस 25 उधर जाके 100 माइनस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये आएगा 75 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p की पॉसिबल वैल्यूज देखिए, सवाल गौर से पढ़िए। वो कह रहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। अब p की हम इधर दोनों वैल्यूज बच्चों इसलिए लिखेंगे कि देखें, अब आपने दोनों साइडों पे p को फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लेना है, ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा। अब ये प्लस माइनस दोनों साथ लिखना पड़ेगा, 8.660, जो कि राउंड ऑफ होके प्लस माइनस 8.66, ये जवाब होगा। इस जवाब का मतलब है कि p का एक पॉसिबल जवाब पॉजिटिव 8.66 भी हो सकता है, और p का दूसरा पॉसिबल जवाब माइनस 8.66 भी हो सकता है। अच्छा, अब इधर मैं क्यों प्लस माइनस दोनों ले रहा हूं, ये समझिए बच्चों, कि अब इधर मैं क्यों प्लस माइनस दोनों ले रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। यहां मैं प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूं कि ये p मैग्नीट्यूड नहीं है। देखो, p तो इज वन ऑफ द x कंपोनेंट्स, p जो है वो तो x कंपोनेंट है। तो क्या x कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते? क्या ख्याल? मैग्नीट्यूड तो देखो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो तो लंबाई है, लेकिन ये x कंपोनेंट या y कंपोनेंट का जवाब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसमें उसने p की दो पॉसिबल वैल्यूज आपसे ये पूछी। क्या ख्याल? तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल इसको जरा समझिए आप। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? आप लोग जरा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करो। वो कहता है कि सपोज एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास -4 एंड r। वो कहता है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r given that magnitude of pq is 12 units।
नहीं, ड्रॉ नहीं कर, बस आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। देखो अब आपको एक पी क्यू का कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, वो कहता है फाइंड करो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर गिवन दैट पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज 12 यूनिट्स। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड पी क्यू का दिया हुआ है तो जाहिर है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 यूनिट्स, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे 12 यूनिट्स, और ये आएगा, देखिए आपके पास यहाँ पे ये -4 है, तो आपके पास ये आ रहा है -4 का स्क्वायर प्लस y कितना आ रहा है, ये आ रहा है r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, ये आएगा 12 इक्वल टू √16 प्लस r स्क्वायर। अब ये बीच में प्लस हो तो फिर ये स्क्वायर और ये आपस में, देखिए ये और ये आपस में कट नहीं सकते, बीच में प्लस है, तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे पहले स्क्वायर लेके इस स्क्वायर और इस रूट को काट देना, तो ये आएगा 144। अब ये सारी अलजबरा है, ये बातें अब मिक्सअप नहीं करनी। ठीक है, तो अगली लाइन में ये 16 इधर आ जाएगा, तो 144 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कितना बनता है, 144 माइनस 16, 128 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अब दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो ये कट होके कितना आएगा बताओ, अंडर रूट 128 इज 11.31, जो कि 11.3 प्लस माइनस, अब देखो इसका मतलब है एक r का वैल्यू पॉजिटिव 11.3 है एंड एक r जो है -11.3, तो उन राइट बॉटम कॉर्नर डैशेस पे ये वैल्यू लिखी। क्लियर हो गया। अब जरा बच्चों आइए, ये तो था मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट। ठीक जी, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये r के जवाब है। गौर करो r कौन था, r तो हमारा एक y कंपोनेंट है, तो सी दिस r इज द y कंपोनेंट, तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सवालों को ना एक बार जरा रीप्रैक्टिस भी आप करें। अब एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लिखिए, हाउ टू फाइंड वेदर a pair of given column vectors are parallel or not। जी देखिए, वो कहता है बताइए कैसे मालूम किया जाए कि how to find whether a pair of given column vectors are parallel or not। तो एक पेयर ऑफ गिवन कॉलम वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है कि नहीं, ये कैसे जाना जाए। बच्चों इसके लिए ना आप पहले तो एक छोटा सा नोट समझिए कि पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं। पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, सुनो। हो गया जी। चलिए अब आते हैं कि सबसे पहले बच्चों के पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं। देखिए यार, पैरेलल वेक्टर्स हैं क्या चीज।
पैरेलल वेक्टर्स में ना याद रखिए कि उनकी डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है, उनकी डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम या कैन बी इक्वल और अनइक्वल। ये अब मैं क्या कह रहा हूं, यानी उनका डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे बच्चों देखिए, एक वेक्टर है ये ए बी, और एक दूसरा वेक्टर है ये सी डी। ऊपर वाला ये पिछला क्वेश्चन कह रहे हो अहमद? जी गलत। बच्चों एक बात बताइए, क्या ये ए बी और सी डी, जरा आंसर करना, ये ए बी और सी डी जो है क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं? यस, ये इक्वल भी हैं, और अब ये अपडेट करो पैरेलल भी। इक्वल वाली बात तो अब आपको इनके बारे में पता है। मुझे सिर्फ ये बताओ, इज ए बी पैरेलल टू सी डी? यस इट इज। हम कहेंगे ए बी का वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। एरो का मतलब होता है वेक्टर। हम इसे यूं पढ़ते हैं, देखो, हम इसे पढ़ते हैं ए बी वेक्टर, यानी ए बी और एरो मतलब वेक्टर। ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू द सी डी वेक्टर। क्या वजह है इनके पैरेलल होने की? बिकॉज इनकी डायरेक्शन कैसी है, देखो, डायरेक्शन जो है वो सेम है। मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको अभी एक केस 2 बताता हूं। देखिए, ये जो केस 2 है, ये सपोज आपके पास ए बी है और ये सी डी है। तो ए बी और सी डी, जरा बताना, क्या ए बी और सी डी ये वाले भी पैरेलल वेक्टर्स हैं? बच्चों ये ए बी सी डी इक्वल तो नहीं है, लेकिन पैरेलल ये लाजमन है। समझ रहे हो क्यों? तो हम कहेंगे कि ए बी इज, इधर भी ए बी इज पैरेलल टू, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। क्यों बच्चों? ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू सी डी वेक्टर। वजह, बिकॉज डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? डायरेक्शन इनकी सेम है। तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन इनकी सेम है। मैग्नीट्यूड बेशक हो ना हो, पैरेलल के लिए डायरेक्शन इनका सेम होना, स्लोप एक जैसी होना जरूरी है, जैसे पैरेलल लाइंस में थी।
पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका डायरेक्शन सेम हो, लेंथ बराबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पैरेलल के लिए क्या है। लेकिन अब मैं ये आपसे पूछ रहा था, एक टॉपिक में मैं ये लिखवा रहा था कि हाउ टू फाइंड वेदर a pair of column vectors is parallel or not. How to find whether a pair of column vectors is parallel or not. यानी कैसे मालूम किया जाए कि एक पेयर ऑफ कॉलम वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। तो बताइए बच्चों, क्या किया जाए, कैसे मालूम किया जाए कि एक पेयर ऑफ कॉलम वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। तो अब देखिए, इसके लिए मैं आपको जरा एक काम करके दिखाता हूं। आपने अगेन इसको ग्राफ राफ पे नहीं करना, इसको अगेन सिर्फ प्रूफ के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस। इसको जरा ये देखिएगा, हाउ टू फाइंड आउट अच्छा, how to find whether a pair of column vectors is parallel or not। देखिए बच्चों, जी सकी उस पे मैं उस केस पे आऊंगा, फिलहाल उसे पैरेलल नहीं मानना। ठीक है, मुझे ये बताएं बच्चों, अगर देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। फर्ज करो एक वेक्टर है ऐसे करके ए बी के नाम से। देखिए अब सुनो, ये दो वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी डी। बच्चों क्या आपको ये अपेरेंटली पैरेलल लग रहे हैं? लेकिन अपेरेंस पे नहीं जाते। देखिए अपेरेंस पे नहीं जाते, आपने लॉजिकली साबित करना है कि ये कैसे पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे आपको एक बात पूछ रहा हूं कि जी प्रूफ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आप कैसे साबित करेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल? जी, अब यहां एक बड़ी जबरदस्त बात होने वाली है। रुकिएगा बच्चों, मेरा आपसे सवाल पहला ये है, गौर कीजिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, सुनो, देखो कहता है प्रूफ करो कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। इधर देखें, देखिए मुझे एक बात बताएं कि ए बी का कॉलम वेक्टर क्या निकल रहा है?
अगर मैं आपसे ये पूछूं, इधर देखना आप जरा, ए बी का कॉलम वेक्टर बता सकते हो आप? ए बी का कॉलम वेक्टर है 2, देखिए 2 3, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना 2 3। ये बनाना नहीं पड़ता यार, ये सॉरी, आपको ये लाइनें बनानी नहीं पड़ेंगी, ओरली ढूंढना आना चाहिए। ए बी 2 3 है, और ये सी डी क्या है जरा ये देखो। सी डी में हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो तो याद है इसमें 4 कदम, 4 कदम राइट पे जाएंगे और 6 कदम ऊपर जाएंगे। तो 4 कदम राइट पे जाएंगे और 6 कदम ऊपर जाएंगे। तो 4 कदम राइट पे आएंगे तो सी डी कितना आता है? सी डी आता है 4 और 6। क्यों जी? अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों के, ए बी इज 2 3 एंड सी डी इज 4 6। ए बी इज 2 3, सी डी इज 4 6। अच्छा मुझे ये बताओ, ए बी 2 3 है और सी डी 4 6, कैसे साबित करेंगे? अब कुछ क्लू मिल रहा है? एनीवन? जी देखिए, ए बी आपके पास आ रहा था 2 3, सी डी का वेक्टर आपके पास आ रहा है 4 और 6 करके, ऐसे ही है। जरा गौर से देखिए, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और ये इसका वाई कंपोनेंट। गौर से जरा देखो, एक्स कंपोनेंट्स के दरमियान जो रेशो है, रेशो लेंगे, क्या वही रेशो वाई कंपोनेंट्स के दरमियान जो रेशो होगा, क्या ये बराबर रेशो नहीं होगा? जरा देखना, देखिए ये इधर का x है, ये इधर का y है, ये इधर का x है और ये इधर का y है। जरा गौर से देखना कि x कंपोनेंट्स के दरमियान अगर हम रेशो लें, यानी देखिए 2/4, देखो बच्चों समझो, इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट, इनकी रेशो ले रहे हैं, समझ रहे हो? इसका x कंपोनेंट 2 है, इसका x कंपोनेंट 4 है। तो मैं अगर इस x कंपोनेंट्स के दरमियान अगर ये रेशो लूं 2 और 4 का, तो ये 2/4 कर दूं, ऐसे देखो 2/4, तो ये रेशो इक्वल होगा टू इधर का y और इधर का y, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3/6। यानी समझ रहे हो, x कंपोनेंट्स का आपस में रेशो लेना है 2/4, और y कंपोनेंट्स का आपस में रेशो लेना है 3/6। और ये रेशो हमेशा क्या आए, अगर ये रेशो इक्वल आए, जैसे कि देखो इधर 2 1s are 2 ये आ रहा है, ये 3 1s are 3 2s are, तो दोनों का रेशो कितना आ रहा है? 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशो लें और जवाब इक्वल इक्वल आए, अगर जवाब इक्वल इक्वल आए तो इसका मतलब है कि ये कैसे वेक्टर्स थे? ये पैरेलल थे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि 2/4 का रेशो और 3/6 का रेशो, यानी देखो आई रिपीट, x कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट करना, 2/4
इक्वल टू y कॉम्पोनेंट ओवर y कॉम्पोनेंट 3/6। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज बराबर आए, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के दरमियान जो आपने रेशोज लिए वो इक्वल आए, तो मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल थे। तो कैसे पता चले, आप जरा सुनो। सी, आप लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू चेक, ये नोट लिखो जरा, इन ऑर्डर टू चेक whether a pair of column vectors, in order to check whether a pair of column vectors is parallel or not, in order to check whether a pair of column vectors is parallel or not, we will what? We will take the ratio between corresponding components. We will take the ratio between the corresponding components. We will take the ratio between the corresponding components. ठीक है? Corresponding component समझ रहे हो ना कि x upon x और y component y के साथ। तो लिखें if the ratio is equal, if the ratio is equal, it means that the vectors will be what? It means that the vectors will be parallel. The vectors will be parallel. And if the ratio is not equal, it means vectors are not parallel. तो ये नोट्स ना बड़े काम के होते हैं, ये पूरा आपको प्रोसीजर बता रहे होते हैं कि यार काम करना कैसे। नहीं, मैं बताता हूँ इसका एंड स्टेटमेंट कैसे होगा। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट सीख रहे थे ना। हो गया बच्चों? चलो, ये नोट जरा आप लोग लिख लें पहले कि अगर हमने चेक करना हो कि दो
पेयर ऑफ कॉलम वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं। तो प्रोसीजर ये है कि वी विल टेक द रेशो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। अगर रेशो इक्वल आया तो पैरेलल है, ना आया तो फिर हम लिखेंगे दे आर नॉट पैरेलल। मैं आपको इस पे सवाल बताता हूं कैसा आएगा, जरा उस क्वेश्चन को देखिए। देखिए बच्चों, इस पे सवाल इस तरह का बन के आता है, एफएक्यू पे ही। देखिए ये हर चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये मैंने बताया था आपको कि ये प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होते हैं। ये सारी चीजें आपको आगे प्रोफेशनल जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो तब भी प्रोजेक्ट्स में ये सब काम आएंगी चीजें। अभी आपको उनकी थ्योरी बुनियाद सिखाई जाए। किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी जी ये ना सोचें कि इसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगा। ये इसमें जूनियर लेवल पे लगता है ऐसे कि शायद यार ये हम फजूल में पढ़ रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक चीज प्रॉपर किस्म की इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ोगे उसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, इस लेवल पे ना एक्चुअली आप यूं समझ लो आप साइंस की, मैथ्स की अलिफ-बे सीख रहे होते। इसमें मैंने बहुत दफा वैसे क्लास में भी आपको एक पूरी लॉजिक दी हुई है कि ये हर चीज आगे प्रोफेशनल पढ़ाई में आपकी यूज होगी। अभी चूंकि उसकी बुनियाद सीख रहे होता है ना, तो फिर वो दो दो बोझ नहीं डालता, पहले बेस सिखाता है उसकी, फिर अगले कदम पे आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। हो गया जी। क्यों नहीं है जी, ये तो पूरा चैप्टर इतना लंबा डिटेल में है कि नहीं। हुसैन, ये भी एक मिथ है कि क्यों मुश्किल है। तो इंशाल्लाह आपको जब हम एमडी कैट की और ई कैट की और एनईटी की तैयारियां कराएंगे तो ए लेवल स्टाइल से लेके चलेंगे। ए लेवल्स के बच्चे को ना असल में आज तक, वो जब ये हमने जो शुरू ही किया था इसीलिए कि जैसे हमारे माजी के हजारों बच्चे क्वालिफाई हुए यूनिवर्सिटीज में, आप भी इंशाल्लाह करेंगे। उसको सिर्फ एंट्री टेस्ट की तैयारी का ए लेवल्स के बच्चे को ना कराने का स्टाइल है, उस तरह आप चलेंगे तो फिर ठीक होगा। तो जैसे इस दफा 25 मई से हमारा इंशाल्लाह शुरू हो जाता है। A2 के जैसे ही बच्चों के पेपर्स खत्म होते हैं तो 25 मई से एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो आपको इंशाल्लाह सारे जो हमारे ए लेवल्स की टीम है वो सब एक्सपीरियंस्ड है, उसमें उनको सालों का तजुर्बा है। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन वो भी गाइड करेंगे। चलिए जी, आइए आप जरा बच्चों नेक्स्ट इसमें देखिए। एफएक्यू ये था कि वो आपको कहता है कि ए बी एक वेक्टर है। सपोज 3 and 7। सी डी एक वेक्टर है 9 and 21। कहता है शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे शो करेंगे? शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जी जी, हमने देखो बच्चों, उसने आपको सिंपली कहा कि एक वेक्टर ए बी है 3 7, एक कॉलम वेक्टर है सी डी 9 21। जब भी दो कॉलम वेक्टर्स में से को शो करना हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये नोट याद रहेगा कि आपने ए बी में
एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट से रेशो लेना है, यानी 3/9 ये इक्वल आ गया अगर 7/21 के। तो देखिए 3 1 टाइम्स 3 3 आर 7 1 टाइम्स 7 3 आर। तो दोनों रेशोज बच्चों गौर से देखिए 1/3 1/3, क्या ये सेम नहीं आ गए? क्या ख्याल? तो 1/3 1/3 ये सेम हो गए। तो जब ये रेशो सेम आ जाए, अब एक मार्क ना आपको वो इस चीज का दे रहा है, दूसरा मार्क किसका मिलेगा? आप बोलोगे दूसरा स्टेटमेंट का मिलेगा कि सिंस द रेशो between corresponding components, since the ratio between corresponding components is what? Is equal, hence AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. इस स्टेटमेंट को लिखने का आपका दूसरा मार्ग है। ठीक है जी, तो ऐसे साबित करना। क्यों बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है सबको? कोई मसला तो नहीं? अब आइए अब इसी का ना एक रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? एक और FAQ लिखो। देखो अगर आप ध्यान दो ना घर बैठे हुए, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का अंडरस्टैंडिंग है। सामने स्क्रीन लगी हुई है जी, बंदा क्वेश्चन देखे, थोड़ा कलरफुल भी है, ग्राफ खुल जाता है, कभी क्या, वही बेसिक्स हैं। थोड़ा सा आपके एंड से केयर मिलेगी अब, तो खुद ब खुद देखना इंशाल्लाह चीजें शूट अप करेंगी। बहरहाल वो टाइम आ गया जी कि अब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि सीरियस हो जाए या ना हो। अच्छा जी, FAQ लिखिए। सपोज वो कहता है AB एक वेक्टर है, सपोज P and 5। CD एक वेक्टर है, 15 and 25। ठीक है, वो कहता है कि गिवन दैट AB is parallel to CD, find the value of P। जी जी, मॉक में सब कुछ आएगा। अभी बच्चों अप्रैल के आपके 3 ग्रैंड मॉक्स फुल फाइनल, ये जो आपके वो वाले हैं होंगे, फिर 3 मई के अंदर होंगे बिफोर योर पेपर। हर परचेस से 2-1 दिन पहले हम आपका वो मॉक लेंगे। ठीक है, तो आज मॉक नहीं, मैं मंडे की कमिंग वीक में डेट सोचता हूँ आपको मैं बता दूंगा, प्लानर पे पूरी डेट्स बता दूंगा, तो उस हिसाब से चलेंगे। रिविजन वगैरह कर लीजिए जी, गड़बड़े नहीं होनी चाहिए।
जी आप कर सकते हो, लेकिन फिर जो पहले में वो रखा है उसमें भी दूसरे को रखें, बट बेस्ट ये जो पहला है उसको पहले लिख दो, दूसरे को दूसरे पे। अच्छा बच्चों, अब देखिए सवाल में वो कहता है कि ए बी का कॉलम वेक्टर P5 है, सी डी का 15 and 25 है। वो कहता है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा यहाँ गिवन है या पूछ रहा है? गिवन है। वो कह रहा है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी वो आपको बताना चाह रहा है कि अगर दो कॉलम वेक्टर्स पैरेलल हों तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना कि फिर इनके एक्स कंपोनेंट का रेशो यानी P/15 इक्वल होगा P/15 इक्वल होगा टू 5/25। तो ये 5/25 के बराबर होगा। तो P/15 इक्वल होगा 5/25। तो अब ये कितना आता है? इसको यूं करेंगे तो ये आएगा 25 टाइम्स P इज इक्वल टू 5 into 15। तो P will be equal to 5 into 15/25। क्यों जी? मानूर ये पीछे वाला ही काम है। देखिए जब वो कहता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं ए बी एंड सी डी, वो कह रहा है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहां वो बता रहा है। तो अगर ये पैरेलल हैं तो हमने पीछे नोट सीखा हुआ है ना कि जब दो कॉलम वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वहां एक्स कंपोनेंट्स का रेशो यानी P/15, सी P/15, ये रेशो इक्वल होगा टू 5/25। क्या ऐसा है? जी इर्तिजा एक मिनट रुकना जरा। ठीक, तो वही नोट हम यूज कर रहे हैं। अच्छा यानी जब ये पैरेलल हैं तो इनके एक्स कंपोनेंट्स का रेशो P/15 जो है वो इक्वल होगा टू वाई कंपोनेंट्स का रेशो यानी 5/25। अच्छा आगे तो सिंपल है कि P कैसे ढूंढना है। कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 25P इक्वल टू 5 into 15। अच्छा 25 शिफ्ट ना भी करें, नीचे ही रहने दें तो भी ठीक था, क्योंकि अल्टीमेटली तो नीचे लाना ही पड़ा उसे। अब याद है ये सिंगल फ्रैक्शन और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये कट सकता है। 5 1s are 5 5s are, फिर 5 1s are and 5 3s are। तो P का जवाब फाइनली कितना निकला आपका? P का जवाब 3 निकला। ये क्लियर? क्यों बच्चों?